हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत ही अच्छे होंगे। केडी एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। मैं मैकेनिकल वाले छात्रों के लिए जो एसएससी जेई प्रीवियस ईयर पेपर का सीरीज चला रहा हूं दोस्तों, उसका आज 15th क्लास होने वाला है दोस्तों, जो कि मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं। डेली 30 क्वेश्चंस इसमें हो रहे हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चंस हैं दोस्तों। ये एसएससी जेई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और जेएसएससी जेई वालों के लिए ये सारे पेपर जो मैं प्रीवियस ईयर पेपर करवा रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, ये तीनों ही ब्रांच इस सीरीज़ को देखने के लिए एलिजिबल हैं और आप देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस इस सीरीज से आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का क्लास स्टार्ट करता हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 12 तक में थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन चल रहा है। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवा चुका हूं और थर्मोडायनेमिक्स का लगभग बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका है। ये 13वां क्वेश्चन में फिर से दूसरा चैप्टर है दोस्तों, इसमें उसका स्टार्ट किया हूँ। तो आइए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, द वर्क रिक्वायर्ड फॉर कंप्रेशन इन ए क्लोज सिस्टम इंक्रीजेज व्हेन द वैल्यू ऑफ एन, द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन क्या होगा दोस्तों। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जैसे जैसे हम लोग वर्क रिक्वायर्ड कंप्रेशन इन इनक्लोज सिस्टम इंक्रीज करेंगे, व्हेन द वैल्यू ऑफ एन, द इंडेक्स ऑफ कंप्रेशन क्या होगा, आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ये है इंक्रीजेज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स द सेम और ऑप्शन डी है फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है बताइए आप लोग दोस्तों। तो इसका एक ग्राफ होता है दोस्तों इस टाइप से। तो इसी ग्राफ में हम लोग शो करते हैं ये कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे ऐसे ग्राफ रहता है दोस्तों। तो ये तो एक्सपेंशन के लिए है और कंप्रेसर में इसका अपोजिट हो जाता है दोस्तों। तो जैसे जैसे हम लोग n का वैल्यू यहाँ n बराबर 0, n बराबर 1, फिर 0 ऐसे करके हम लोग पुट करते हैं दोस्तों। तो n का वैल्यू बढ़ाने पे कंप्रेशन में क्या होता है, जो वर्क रिक्वायर्ड है वो कंप्रेशन में बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों, वन ए प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, द प्रेशर लाइन पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट यदि वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज विल, जब हम लोग एन का वैल्यू इंक्रीज करेंगे ऑन प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, ये डायग्राम है दोस्तों आप लोगों का प्रेशर वॉल्यूम का, ये प्रेशर ए वॉल्यूम। व्हाट आर द प्रोसेस लाइन पी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज, जैसे जैसे हम लोग वैल्यू ऑफ एन इंक्रीजेज करेंगे दोस्तों वो एन इधर भागते आएगा। तो बोल रहा है किसके नज़दीक आएगा, कम क्लोजर टू वाई एक्सिस, कम क्लोजर टू एक्स एक्सिस। ऑप्शन सी है कम क्लोजर टू 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन, ऑप्शन डी है रिमेन इन द सेम पोजिशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। जैसे जैसे देखिए दोस्तों, इसका एन का वैल्यू यहाँ एन बराबर मान लीजिए 1 है, यहाँ पे n बराबर 1.3 होता है, यहाँ पे n बराबर 1.4 है और यहाँ पे n बराबर इन्फिनिटी होता है। तो ये किसके क्लोज आ रहा है दोस्तों, y एक्सिस के क्लोज आते जा रहा है, इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी ए सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू हीट एनर्जी बिकॉज। तो बोल रहा है दोस्तों कि हम लोग को वर्क को हम लोग हीट के कंपेयर में ज़्यादा सुपीरियर फॉर्म मानते हैं, क्यों। ऑप्शन ए है वर्क इज डायरेक्ट एनर्जी, ऑप्शन बी है वर्क इज यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी और ऑप्शन सी है वाइल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क और ऑप्शन डी है इट इज़ ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट हीट इनटू वर्क एंड नॉट वाइस वर्सा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, वाइल वर्क कैन बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट
एंड हीट कैन नॉट बी फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो इससे ये पता चल रहा है दोस्तों कि हम लोग वर्क को फुल्ली हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन हीट को हम लोग फुल्ली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसी को बोला जाता है एक्सर्जी एनर्जी, एक होता है दोस्तों, इसी में आता है, तो वही है वर्क इज फुल्ली कन्वर्टेड इनटू हीट, बट हीट इज नॉट फुल्ली कन्वर्टेड इनटू वर्क। ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं आप लोगों के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16, नन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डैश। तो आप लोगों को बताना है कि नन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या होता है। ऑप्शन नंबर ये है फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस, ऑप्शन बी है एक्सपेंशन ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर अंडर कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन सी है रैपिड कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर, और ऑप्शन डी है ग्रेजुअल कंप्रेशन ऑफ ए गैस इन ए सिलेंडर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों नॉन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस में? तो हम लोग इसमें फ्री एक्सपेंशन ऑफ गैस करते हैं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो आप लोग बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन वर्क डन बाय गैस डिपेंड्स अपॉन। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में आप लोगों को बताना है कि जो वर्क होता है दोस्तों वो किस पे डिपेंड करता है गैस का। ऑप्शन ये है एटोमेटिकली एटोमिसिटी ऑफ गैस ओनली, ऑप्शन बी है एक्सपेंशन रेशियो ओनली, ऑप्शन सी है एडियाबैटिक, और ऑप्शन डी है बोथ एटोमिसिटी ऑफ गैस एंड एक्सपेंशन रेशियो। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? हम लोग को कितना वर्क मिलेगा ये हम लोग का एक्सपेंशन रेशियो पे ही केवल डिपेंड करता है। एक होता है एक्सपेंशन रेशियो और एक होता है कंप्रेशन रेशियो, तो दो रेशियो होता है इसमें दोस्तों थर्मोडायनेमिक्स में, आप लोगों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग आइडियल थ्रॉटलिंग प्रोसेस। तो आप लोगों को बताए थे दोस्तों कि जहाँ भी थ्रॉटलिंग दिख जाए तो बताना है कि इसमें से कौन सा पैरामीटर कांस्टेंट रहता है। ऑप्शन ये है प्रेशर, ऑप्शन बी है टेम्परेचर, ऑप्शन सी है वॉल्यूम, ऑप्शन डी है इंथाल्पी। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जहाँ कहीं भी इंथाल्पी दिखे टिक कर देना है, क्योंकि आइडियल थ्रॉटलिंग प्रोसेस में इंथाल्पी कांस्टेंट रहता है। यानी कि इंथाल्पी कांस्टेंट कहने का मतलब है H1 माइनस H2 इक्वल टू हो जाता है 0, यानी चेंज इन इंथाल्पी H1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों H2, तो इंथाल्पी कांस्टेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या है। व्हेन ये गैस फ्लोज थ्रू ए वेरी लॉन्ग पाइप ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन द फ्लो इज अप्रोक्सीमेटली। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि जब हम लोग गैस एक वेरी लॉन्ग पाइप में यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन वाला में फॉलो करवाते हैं तो वो कैसा होता है। ए है आइसेंट्रोपिक होता है, बी है फ्लो आइसोबारिक होता है, सी है आइसोथर्मल, और डी है एडियाबैटिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो जब भी हम लोग गैस को एक लॉन्ग पाइप में यूनिफॉर्मली करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आइसोथर्मली करते हैं, यानी इसमें टेम्परेचर क्या रहता है कांस्टेंट। तो आइसेंट्रोपिक में क्या रहता है दोस्तों इंट्रोपी कांस्टेंट, इंट्रोपी इसको स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। आइसोबारिक में क्या रहता है दोस्तों पी प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट टी, और एडियाबैटिक में हीट ट्रांसफ़र 0 होता है, चेंज इन हीट ट्रांसफ़र इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों, आइसोथर्मल कंप्रेशन थ्रू मोस्ट इफिशिएंट बट इज नॉट प्रैक्टिकेबल बिकॉज। बोल रहा है कि आइसोथर्मल कंप्रेशन मोस्ट इफिशिएंट यानी सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी देता है, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिस में यूज नहीं कर सकते, क्यों? ऑप्शन ए है इट रिक्वायर ए वेरी बिग सिलेंडर, ऑप्शन बी है इट डज नॉट इंक्रीज प्रेशर मच, ऑप्शन सी है इट इज़ इम्पॉसिबल इन प्रैक्टिस, क्या इसको यूज करने में इम्पॉसिबल है, और ऑप्शन डी है कंप्रेशन हैज़ टू रन एट वेरी स्लो स्पीड टू अचीव इट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी, कंप्रेशन हैज़ टू रन एट वेरी स्लो स्पीड टू अचीव इट। तो जब भी हम लोग दोस्तों आइसोथर्मल कंप्रेशन प्रोसेस करते हैं तो इफ़िशेंट तो बहुत होता है दोस्तों, लेकिन इसको प्रैक्टिस में इसलिए नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका जो कंप्रेसर हैज जो है रन एट वेरी स्लो स्पीड, इसमें कंप्रेशन हम लोग बहुत ही स्लो करते हैं, जो कि हम लोगों के लिए जब तक हम धीरे धीरे कंप्रेशन करेंगे एक का एनर्जी ख़त्म होगा एक प्रोसेस का तो दूसरा
प्रोसेस में जस्ट एनर्जी चाहिए जो कि ये फुलफिल नहीं कर पाता है, इसीलिए। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये देखिए प्रोसेस 1 to 2 है, मान लीजिए आइसोथर्मल कंप्रेशन ऐसे किए, फिर कांस्टेंट प्रेशर, तो ऐसे करेंगे अगर यहाँ से यहाँ, तो यहाँ पे तो धीरे धीरे किए दोस्तों, इस प्रोसेस के लिए मेरा एनर्जी नहीं बचेगा, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम इज द हीट सप्लाइड एट। तो चेंज इन एंथैल्पी किसी भी सिस्टम का हीट सप्लाइड के बराबर होता है कब? ऑप्शन ए है कांस्टेंट प्रेशर, ऑप्शन बी है कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन सी है कांस्टेंट वॉल्यूम और ऑप्शन डी है कांस्टेंट एंट्रोपी। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों? कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्योंकि चेंज एंथैल्पी डी एच इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एम सी वी डी टी। तो एम सी वी डी टी होता है दोस्तों, तो बोल रहा है हीट सप्लाइड एट इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी कांस्टेंट टेम्परेचर। डी टी को कर देंगे तो ये क्या हो जा रहा है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोस्तों चेंज इन एंथैल्पी इक्वल टू हीट सप्लाइड, तो इसलिए कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। विच गैस कैन अटेन द हाईएस्ट इफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन राइज। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कौन सा गैस हाईएस्ट इफिशिएंसी देगा सेम कंप्रेशन रेशियो में, यानी सेम कंप्रेशन राइज करेंगे तो। ऑप्शन ए है एनी ऑफ द गैसेस, ऑप्शन बी है डायटोमिक गैसेस और ऑप्शन सी है मोनोटोमिक गैसेस, ऑप्शन डी है ट्राइटोमिक गैसेस। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है एनी ऑफ द गैसेस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। Which one of the following phenomena occurs when gas in a piston and cylinder assembly expand reversibly at constant pressure? तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस होगा दोस्तों जब पिस्टन सिलेंडर को हम लोग एक्सपेंड करेंगे रिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर पे। ऑप्शन ए है हीट इज एडेड टू द गैस, ऑप्शन बी है हीट इज रिमूव फ्रॉम द गैस, ऑप्शन सी है गैस डज वर्क फ्रॉम इट्स ओन स्टोर एनर्जी और ऑप्शन डी है गैस अंडरगोज एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों आप लोग बताइए? तो हीट इज एडेड टू द गैस, यानी हीट को हम लोग क्या करेंगे उस टाइम? गैस में एडेड करेंगे, गैस को और देंगे। विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट। तो हम लोग रिजर्वायर किसको बोलते हैं आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ये है इट हैज़ ए वेरिएबल टेम्परेचर, यानी इसके पास जो टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल होता है, कम बेसी होते रहता है। ऑप्शन बी है द हीट एक्सचेंजर इज रिवर्सिबल, हीट एक्सचेंजर एक रिवर्सिबल होता है। ऑप्शन सी है इट हैज़ ए फाइनाइट हीट कैपेसिटी, क्या इसके पास एक इट हैज़ फाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है। ऑप्शन डी है देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी द हीट एक्सचेंजर इज रिवर्सिबल। 24 इट हैज ए, ठीक है दोस्तों 24। 25 का आप लोगों को आंसर बताना है दोस्तों। द हीट ट्रांसफ़र क्यू, इसमें हीट ट्रांसफ़र कितना हो रहा है दोस्तों? क्यू। द वर्क डन डब्लू दिया हुआ है डब्लू। द चेंज इन इंटरनल यू आर ऑल जीरो इन द केस ऑफ, तो सब किस में जीरो होगा आप लोगों को बताना है दोस्तों। ऑप्शन ये है रिजिड वेसल कंटेनिंग स्टीम एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेफ्ट इन द एटमॉस्फेयर विच इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी एक रिजिड वेसल में हम लोग जो स्टीम कंटेन किए हैं, जमा किए हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको एटमॉस्फेयर में छोड़ देंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ऑप्शन बी है 1 kg ऑफ गैस कंटेन इन इंसुलेटेड सिलेंडर एक्सपेंडिंग गैस टू गैस द पिस्टन मूव्स स्लोली आउटवर्ड। 1 kg गैस जो हम लोग कंटेन किए हैं उसको इंसुलेटेड सिलेंडर में एक्सपेंड करने के बाद पिस्टन स्लोली आउटवर्ड मूव होगा। ऑप्शन सी है ये रिजिड वेसल कंटेनिंग अमोनिया गैस
connected through a valve to an evacuated rigid vessel, the vessel, the valve and the connecting pipes being well insulated and the valve being opened and after a time condition through the two vessel becoming uniform। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो देखिए दोस्तों, जो हीट ट्रांसफ़र जीरो यानी क्यू जीरो, वर्क डन जीरो और चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये तीनों जीरो कहाँ पे होता है दोस्तों? तो ये होता है थ्रॉटलिंग प्रोसेस में, और एंथैल्पी भी कांस्टेंट रहता है। तो वैसा ही इसमें बनाया गया है, रिजिड वेसल जिसमें से एक कनेक्टेड पाइप रहेगा और छोटा सा इवैक्यूएटेड रिजिड वेसल रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो आप लोगों को बताना है कि सेंट्रीफ्यूगल पंप कौन किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन बी है क्लोज सिस्टम, ऑप्शन सी है स्टेडी फ्लो सिस्टम और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये सभी स्टेडी फ्लो सिस्टम का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। और स्टेडी फ्लो के साथ साथ ये सभी क्या है? ओपन सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। ऑल मैकेनिकल डिवाइसेस, एक पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों कि जितना भी ऑल मैकेनिकल डिवाइसेस आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टेडी फ्लो सिस्टम या फिर ओपन सिस्टम। तो जितना भी मैकेनिकल डिवाइस है सब क्या होते हैं दोस्तों? स्टेडी फ्लो सिस्टम होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 27 एक न्यूमेरिकल आ गया है दोस्तों। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको करने में। 2500 किलो जूल पर मिनट हीट इज सप्लाइड टू ए हीट इंजन। तो 2500 किलो जूल पर मिनट हीट सप्लाई कर रहे हैं एक इंजन को। तो हीट सप्लाइड कितना हो गया दोस्तों? QS 2500 किलो जूल पर मिनट, आप लोग देख रहे हैं 2500 किलो जूल पर मिनट टू ये हीट इंजन 727 डिग्री सेंटीग्रेड। तो T1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 727 में 273 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1000 केल्विन। और हीट रिजेक्ट कितना कर रहा है दोस्तों? क्यू आर कर रहा है 900 किलो जूल पर मिनट, यहाँ देख रहे हैं आप लोग। और T2 कितना हो जाएगा इसमें? 223 में 273 जोड़ेंगे तो आपका 2 2 4 टोटल 500 हो जाएगा। 500 हो जाएगा। तो इफ़िशेंसी का फार्मूला आप लोग जानते हैं दोस्तों, इफ़िशेंसी ऑफ हीट इंजन आप लोग निकालेंगे HE। तो इसमें हो जाएगा वर्क डन अपन हीट सप्लाइड होता है, इफ़िशेंसी का वर्क डन अपन QS। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्शन। तो 2500 मेरा हीट सप्लाइड था और हीट रिजेक्शन 9 था दोस्तों, तो कितना बच जाएगा? 1600 बट्टे में कितना करेंगे दोस्तों? हीट सप्लाइड मेरा कितना है? हीट सप्लाइड 2500 है, 2500 है, 10 से 10, 10 से 10। आज 16/25 आप कीजिएगा दोस्तों तो आ जाएगा 0.64, इतना आएगा। यानी यहाँ पे अगर 100 से इसको गुना कर देंगे तो 64% आ गया। ये आपका हीट इंजन का एफिशिएंसी निकला दोस्तों। अब हम लोग क्या है कि कार्नोट का एफिशिएंसी भी पढ़े हैं। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट क्या होता है? T हाइयर माइनस टू लोअर अपॉन T हाइयर। तो T हाइयर मेरा कितना था? 1000 और T लोअर है 500। तो 1000 में 500 गया दोस्तों, 500 बचा और नीचे 1000 बच गया। तो 500 को 1000 से काट देंगे तो 1/2 यानी 0.5 आ जाएगा दोस्तों। तो 0.5 को 100 से गुना करेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 50% इफिशिएंसी आएगा। यहाँ पे आया 50% दोस्तों। तो कार्नोट का आया एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट 50 इज ग्रेटर देन हो जा रहा है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो ये इस प्रकार का इंजन दोस्तों जो कार्नोट से ज़्यादा एफिशिएंसी अगर किसी का आ रहा है तो वो इंजन इम्पॉसिबल होगा। इसीलिए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों?
ऑप्शन नंबर सी इम्पॉसिबल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर 27 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों 28। स्पेसिफिक इंथाल्पी इज एंड डैश ऑफ ए सिस्टम एंड इट्स यूनिट इज। तो जहाँ कहीं भी स्पेसिफिक वर्ड मैंने बोला था आप लोग दिमाग लगा लीजिए। ऑप्शन ए है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जूल, ऑप्शन बी है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जूल पर केजी, ऑप्शन सी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जूल, ऑप्शन डी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी किलो जूल पर केजी। तो मैंने कल ही आप लोगों को बताया था दोस्तों कि जहाँ कहीं भी स्पेसिफिक दिख जाए उसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी का मतलब ही होता है इंडिपेंडेंस ऑफ मास। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, और स्पेसिफिक लग गया तो ये हीट को क्या किया दोस्तों, मास से डिवाइड कर दिया, तो किलो जूल पर केजी इसका यूनिट हो गया। यही दोस्तों सिर्फ इंथाल्पी रहता तो इसका आंसर क्या होता, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और किलो जूल, ऑप्शन ए हो जाता। तो ये दिमाग में रखिएगा दोस्तों, आप लोग बहुत काम आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 29 बताना है आप लोग को दोस्तों। द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ओबेइंग वंडर वाल इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इक्वल टू आर टी डिपेंड्स अपॉन इट्स। तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है सो बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑप्शन सी है टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऑप्शन डी है प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है दोस्तों, तो ये जो डिपेंड कर रहा है दोस्तों वो टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों। विच बिलो स्टेटेड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट ए रिजर्वायर ऑफ हीट। तो कौन सा स्टेटमेंट रिजर्वायर को लेकर के, रिजर्वायर ऑफ हीट को लेकर के गलत है बताना है। ऑप्शन ये है इट हैज़ ए कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसके पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। ऑप्शन बी है इट हैज़ आल्सो नोन एज थर्मल बाथ, इसको थर्मल बाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी है इट हैज़ इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, यानी इसके पास अब पर्याप्त मतलब इन्फाइनाइट हीट कैपेसिटी होता है, अनंत। ऑप्शन डी है देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर, बोल रहा है कि रियली में किसी भी प्रकार का हीट रिजर्वायर नहीं होता है। तो इनकरेक्ट कौन सा होता है सो बताना है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा देयर एग्जिस्ट नो रियल हीट रिजर्वायर। ये गलत होगा क्योंकि रियली में होता है। इसके पास इन्फाइनाइट हीट कैपेसिटी भी होता है, इसके पास कांस्टेंट टेम्परेचर होता है, इट हैज़ आल्सो नोन एज थर्मल बाथ भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। इन थ्रॉटलिंग प्रोसेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर रिमेंस कांस्टेंट। देखिए दोस्तों ये थ्रॉटलिंग का क्वेश्चन आपको किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है टेम्परेचर, ऑप्शन बी है प्रेशर, ऑप्शन सी है एंथैल्पी, ऑप्शन डी है एंट्रोपी। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि थ्रॉटलिंग जहाँ कहीं भी दिखे आराम से पेन उठाइए और किस पे टिक कर दीजिए, एंथैल्पी पे। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी एंथैल्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 क्वेश्चन नंबर दोस्तों। द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हम लोग इसमें से किस में डिनोट करते हैं सो बताना है आप लोगों को दोस्तों, कौन डिनोट कर रहा है। ये देखिए दोस्तों पॉलीट्रॉपिक का होता है पीवी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी एन रहेगा। तो कहीं भी आपको एन वाला दिख रहा है दोस्तों, पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। P1 बराबर यहाँ देखिए कांस्टेंट प्रेशर वाला है, यानी ये सब आइसोबारिक है दोस्तों, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन 1 और 2 ऐसे ही गलत है। ऑप्शन सी पीवी पावर इक्वल टू कांस्टेंट दिया है, ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी देखिए दोस्तों थोड़ा सा झुका हुआ है ज़्यादा ग्राफ, इसीलिए ये हो जाएगा आपका दोस्तों। तो ये हो जाएगा मान ली डी, यही है पॉलीट्रॉपिक। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट ये नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 बताना है आप लोगों को दोस्तों।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए है आइसोथर्मल, ऑप्शन बी है एडियाबैटिक, ऑप्शन सी है थ्रॉटलिंग, ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थ्रॉटलिंग क्या है दोस्तों? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि ये इसको रिवर्स हम लोग नहीं कर सकते हैं, रिवर्सिबल नहीं बना सकते हैं। ऐसे है, मान लीजिए ये से बी प्रोसेस हुआ दोस्तों, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस हुआ, तो हम लोग चाहेंगे कि बी से ये पॉइंट पे हम लोग बिना किसी भी प्रकार का एटमॉस्फेयर में इफ़ेक्ट छोड़े या सिस्टम में इफ़ेक्ट छोड़े आ जाएं, तो ऐसा प्रोसेस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में नहीं होता है। इसीलिए थ्रॉटलिंग प्रोसेस को क्या बोला गया है दोस्तों? इरिवर्सिबल प्रोसेस। आइसोथर्मल रिवर्सिबल हो सकता है, एडियाबैटिक रिवर्सिबल हो सकता है, लेकिन थ्रॉटलिंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 34। फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम विच हैज़ नो इंट्रैक्शन विद द सराउंडिंग। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि आइसोलेटेड सिस्टम में किसके साथ इंट्रैक्शन नहीं है सराउंडिंग का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट है। ऑप्शन ये है हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ऑप्शन बी है वर्क डन इसमें जीरो होता है। ऑप्शन सी है इंटरनल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, और ऑप्शन डी है ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम में तो हीट ट्रांसफ़र जीरो होता है, वर्क डन भी जीरो होता है, इंटरनल एनर्जी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 दोस्तों, आप लोगों को बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। मोलल स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन। तो मोलल स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस किस पे डिपेंड करता है? ऑप्शन ए है इट्स प्रेशर, ऑप्शन बी है इट्स टेम्परेचर, ऑप्शन सी है बोथ इट्स प्रेशर एंड टेम्परेचर, और ऑप्शन डी है नंबर ऑफ एटम्स इन ये मोलिक्यूल्स। तो आप लोग को बताना है दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। तो 25 का जो सही आंसर होगा दोस्तों, 35 का 35 का, वो हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन ये मॉलिक्यूल, उसी पे डिपेंड करता है, मोलर स्पेसिफिक। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, क्लोज सिस्टम, मैं बार बार बता दिया हूँ, क्लोज, ओपन, आइसोलेटेड और यूनिवर्स, इन चारों से एक नए क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ये बोल रहा है एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, यानी सराउंडिंग से सिस्टम में एनर्जी आ सकता है। ऑप्शन बी है एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। इसमें क्या बोल रहा है दोस्तों कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, यानी सिस्टम से सराउंडिंग में जा सकता है। ऑप्शन सी है एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा। ऑप्शन डी है एनर्जी एज वेल एज मास क्रॉसेस दी बाउंड्री। तो क्लोज है तो एनर्जी और मास दोनों तो करेगा नहीं, क्रॉस कर गया, इसका मतलब ये ओपन सिस्टम हो गया। एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, अगर सराउंडिंग से सिस्टम में जा सकता है तो फिर सिस्टम से सराउंडिंग में भी आ सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी और ए और बी दोनों गलत है। तो इसका मतलब सही आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा कि एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग एंड वाइस वर्सा दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 37 दोस्तों आज का, इन आइसोपिस्टिक प्रोसेस, तो आइसोपिस्टिक प्रोसेस का ही दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, बताना है। ऑप्शन ये है टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसे तो आइसोथर्मल बोलते हैं। ऑप्शन बी है वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसे तो आइसोकोरिक बोलते हैं। पीवी इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो इसमें फिर से क्या हो गया? टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। और ऑप्शन डी है प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट, तो इसी का दूसरा नाम क्या है? आइसोपिस्टिक प्रोसेस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 27 का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 बताना है दोस्तों, द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे इज इक्वल टू, यानी जूल इक्वल टू क्या होता है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट इक्वल टू। तो इसका सही आंसर होता है दोस्तों, क्या बताइए? ऑप्शन ए है 4.168 किलो जूल पर किलो कैलोरी, बी है 41.8 kg पर किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 4.186
किलो कैलोरी पर केजी, और ऑप्शन डी है 4.1868 किलो जूल पर किलो कैलोरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये डाटा है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट, व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड विथ इंटरनल एनर्जी यू इज नोन एज। तो आप लोगों को बताना है दोस्तों कि कोई भी रिजल्टेंट आएगा, मान लीजिए बोल रहा है सम ऑफ प्रोडक्ट प्रेशर एंड वॉल्यूम पी इंटू वी प्लस इंटरनल एनर्जी यू, तो इसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए है इंथाल्पी, ऑप्शन बी है इंट्रोपी, ऑप्शन सी स्पेसिफिक इंथाल्पी इन स्पेसिफिक हीट, ऑप्शन डी है वर्क डन। तो इसे क्या बोला जाता है दोस्तों? इंथाल्पी। तो इंथाल्पी इक्वल टू क्या होता है? एच बराबर पी वी प्लस यू होता है। तो इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, इंथाल्पी। 20, 39, 40। ए कंट्रोल वॉल्यूम इज, तो कंट्रोल वॉल्यूम किसको बोलते हैं सो बताना है दोस्तों। ऑप्शन ए है एन आइसोलेटेड सिस्टम, ऑप्शन बी है ये क्लोज सिस्टम बट हीट एंड वर्क कैन अक्रॉस द बाउंड्री। तो क्लोज सिस्टम में हीट एंड वर्क दोनों तो कर नहीं सकता, ये तो ऐसी गलत है। ऑप्शन सी है ये स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मास इन स्पेस, ऑप्शन डी है ये फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ हीट रीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। तो बोल रहा है ये फिक्स रीजन, एक फिक्स रीजन है, ये एरिया है मान लीजिए दोस्तों, स्पेस है वेयर मास एम है, और हीट एंड वर्क कैन क्रॉस दी बाउंड्री। इससे हीट और वर्क दोनों बाहर जा रहा है, दोनों बाहर जा रहा है। इसका मतलब क्या है ये दोस्तों? ओपन सिस्टम हुआ। और ओपन सिस्टम का ही दूसरा नाम अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों तो क्या बोलते हैं? कंट्रोल वॉल्यूम, सी भी। और क्लोज सिस्टम का अगर दूसरा नाम आपसे पूछा जाए दोस्तों, क्लोज सिस्टम का, क्लोज का पूछा जाए तो क्या बोलते हैं? कंट्रोल मास उसे बोला जाता है, क्योंकि उसमें मास कंट्रोल रहता है, और ओपन में मास कंट्रोल नहीं रहता है। और दोस्तों और दो क्वेश्चन बचा हुआ है इस टॉपिक का, तो मैं करवा ही देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस 1 to 5 ऑन टेम्परेचर एंट्रोपी प्लॉट। तो 1 to 5 क्या शो करता है सो बताइए आप लोग दोस्तों ग्राफ में। इसमें दे रहा है पी वी पावर इक्वल टू पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, बी दे रहा है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और सी दे रहा है पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट और वी बराबर कॉन्स्टेंट। तो 1 to 2 है दोस्तों पी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी इसमें प्रेशर कॉन्स्टेंट। यहाँ एक ऐसे ग्राफ रहता है, एक दूसरा यहाँ रहता है दोस्तों पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये रहता है वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और ये एक होता है पी वी इक्वल टू पी वी पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट दोस्तों। तो यहाँ पे 3 चलता है। तो आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो मैंने बता दिया 1 to 5 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। तो इसका सही आंसर, एक सेकेंड दोस्तों जरा, 1 से 5 ऑन टेम्परेचर इंट्रोपी प्लॉट। तो 1 से 5 क्या शो कर रहा है दोस्तों? ऑप्शन ये हो जाएगा पी वी इक्वल टू गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो इसमें से बताना है आप लोगों को कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। ऑप्शन ए है वर्क इज हाई ग्रेड एनर्जी, ऑप्शन बी है हीट इज लो ग्रेड एनर्जी, ऑप्शन सी है लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इनकरेक्ट कौन होगा? लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ए साइकिल। देखिए दोस्तों, लो ग्रेड एनर्जी हाई ग्रेड एनर्जी बताते हैं आप लोग। हीट को क्या माना गया है दोस्तों? लो ग्रेड एनर्जी। लो ग्रेड एनर्जी क्यों बोला गया है दोस्तों? कि हीट को हम लोग फुल्ली वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए हीट को लो ग्रेड एनर्जी बोला गया है। जबकि वर्क को हाई ग्रेड एनर्जी इसलिए बोला गया है क्योंकि वर्क को फुल्ली हम लोग हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है? लो ग्रेड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हाई ग्रेड एनर्जी इन ये साइकिल, ये गलत स्टेटमेंट है।
तो आज का 32 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ये सीरीज दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है, तो कृपया आप लोग मेरे पे ट्रस्ट होके ज़रूर से ज़रूर इस सीरीज को देखें। ये क्वेश्चंस आपको जेएसएससी जेई में एसएससी जेई आरआरबी जेई लगभग सभी एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों कैसा रहा सेशन आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे वीडियो अगर आपको पसंद लग रहे हों तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें। आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।